हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे जैसे जैसे एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये देखना है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड क्या है, ये दोनों मेंटेन करके चलना है। दूसरी चीज क्या है कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बैठ के वहां सोचें। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ये समझ लीजिए कि चांसेस हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने के। नहीं तो आप पता क्या, आते हुए सवाल आपसे पेपर में छूट जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, कम से कम आप कुछ नहीं, जितने मैं तो करा रहा हूं, मैंने तो चैप्टर वाइज यूपीएसआई क्वेश्चन कराया है, फिर हमने उसमें प्रैक्टिस सेट करा दिया है, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ये यूपीएसआई 17 के जो पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर मैं आया हूं और इसको मैं करा रहा हूं। आज का डे 5 है, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि यूपीएसआई में इससे हार्ड क्वेश्चन आपके नहीं आना। 21 का पेपर बहुत आसान था, ठीक है। फिर भी आप अगर 17 के बना लेते तो 21 आपके लिए कुछ है नहीं, दाएं बाएं हाथ तक खेल। फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या रहा है कि आम के रस से भरे हुए एक बर्तन में 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया गया है। यह कार्रवाई 3 बार और की जाती है और बचे बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:21 है। आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक आम के रस भरे बर्तन, एक बर्तन है इसमें आम का रस भरा हुआ है, उसमें से आपने 8 लीटर निकाला और पानी भर दिया, और ऐसा आपने 3 और बार किया। टोटल कितना बार किया? 4 बार किया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऐसा करने के बाद बर्तन में आम और पानी का जो अनुपात है ना, क्या कह रहा है कि रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की मात्रा में कितना हो जाएगा? 16:21। मतलब टोटल घोल 21 होगा तो उसमें रस जो होगा, मतलब आम का रस जो होगा 16 हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कोई बर्तन है, देखो कोई बर्तन है, तो बर्तन की अगर क्षमता, अगर मैं कह दूं कि बर्तन की अगर क्षमता x है, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं इसमें से y लीटर निकालता हूं, मैं क्या करता हूं, y लीटर निकाला, ठीक है ना। और ऐसा मैंने 3 और बार किया, ध्यान दीजिएगा, 3 और बार अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कहूंगा कि शेष रस की मात्रा होगी। आप क्या निकाल रहे हैं? आप रस निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, रस निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो शेष जो रस की मात्रा होगी वो क्या होगी? तो आप कहेंगे सर कि आप x लीटर था, अब इस x में से आपने y निकाला और y/x हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? शेष मात्रा। लेकिन कुल मात्रा कितनी है? क्षमता, ये कह दो कुल क्षमता कितनी? x है। तो मैं कहूंगा चूंकि यही तो लिखा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे कि x लीटर का मान लीजिए मिश्रण था, तो उसमें से आपने शेष मात्रा कितनी बची? x माइनस y की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, क्योंकि आप 8 लीटर क्या करें, निकाल रहे हैं। तो आपने 8 लिख दिया, अपान का x कर दिया और इज इक्वल टू, लेकिन ऐसा कितनी बार किया? 3 और बार। एक बार ऐसा किया, 3 और बार, मतलब टोटल 4 बार किया था। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 4 लगा देंगे। और फिर अनुपात कितना हो गया? 16 अनुपात, आप कहेंगे सर 81 होगा। क्या आपको ये तो हो गया कंसेप्ट, ये तो हो गया कंसेप्ट, आप डायरेक्ट यहीं से करेंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए x माइनस 8 अपान x की पावर 4 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल नहीं होगा, मतलब कहने का है कि दोनों की पावर अगर सेम हो गई तो उनके बेस को इक्वल कर लिया जाएगा। आप बात समझ रहे? कटता नहीं है। तो वही चीज मैंने कहा ऐसे कर लो। तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 8 अपान x इज इक्वल टू 2/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और 2x क्या बचेगा? x हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा? 24 लीटर। तो आप मुझे बताइए, तो क्या कह रहा है कि बर्तन में कितना आम का रस था? कितना आम का रस था? तो आप कहेंगे सर मैंने क्या कहा था? क्षमता x है, ये बताया था ना, x मैंने निकाल दिया, इसका मतलब 24 लीटर उसमें रस था। कितना था? 24 लीटर रस था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप सेकंडों में कर पाएंगे। इसमें 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, देखिए किसी प्रैक्टिस सेट मिलेगा उसको भी लाके आपको हम करा देंगे, ठीक है ना। आगे शुरू करते हैं। 5 अवलोकनों का माध्यमान 3 है, मतलब 5 अवलोकन में 5 नंबर है, इसे 1 2 3 4 5 कह रहा है। 5 अवलोकनों का मध्यमान 3 है और भिन्नता 2 है, भिन्नता 2 है। अगर 5 में से 3 अवलोकन 1 3 5 है तो बाकी 2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि 5 में से 3 तो दे रखा है, वो कह रहा है कि 5 में से 3 जो है ना वो 1 3 5 है।
लेकिन आगे वाले जो हैं उनके दो, जो आगे के दो हैं उनमें दो का अंतर है। तो मैं ये कह दूं कि अगर एक x है तो एक x प्लस 2 है, इनमें अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दो का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक x है तो दूसरी x प्लस 2 है, क्योंकि ऐसे तो लिखेंगे। कह रहा है कि अगर 5 में से 3 का, और मध्यमान कितना दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है, तो मतलब मध्यमान का मतलब औसत है, तो सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, 5 है और इनका औसत कितना है, 3 है, तो 5 से 15 हो जाएगा और x 2x हो जाएगा, 5 3 8, 2 10 1 11। तो मैं कहूँगा कि 11 प्लस x बराबर किसके बेटा, 15 के। तो x की वैल्यू कितना आ गई, तो आप कहेंगे सर 4 आ गई। ठीक है ना, अगर 2x है, ये x 11 प्लस 2x बनेगा ना बेटा, ये x और x 2x, 11 प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर 15 के, x बराबर क्या हो जाएगा 4/2 के, मतलब कहने का क्या होगा बेटा 2 हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है ना। पढ़ना पड़ता है बेटा, इतना आसानी से चीज़ें नहीं मिल पाती आपको बार बार। अगर हम आज यहाँ खड़े हैं पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसके पीछे मैंने मेहनत की है। अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग, देश दुनिया और समाज, इन चीज़ों से आपको हटना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस आप पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ कर लेंगे, ये संभव नहीं। क्यों, क्योंकि पढ़ाई आपकी जो है टाइम मांगती है। ये नहीं है कि आप बस आज पढ़ लिए 4 दिन पढ़े ही नहीं, आप नौता कर रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, तो फिर तो आपके लिए आसान है। पूछा क्या है, तो बाकी दो ज्ञात करें। तो बाकी जो दो संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है कि x, एक x थी, x प्लस 2 थी, तो 2 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि अब आप देखिए 17 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि 23 56 987 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान को हम इसे यहाँ पे कहेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो गया 50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना, और 5 का स्थानीय मान तो 5 ही होगा, अंतर आपसे पूछा है ना। तो 49,900 कितना बन जाएगा 95, मतलब 50,000 में 5 कम होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन 17 में पूछे गए थे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, नहीं सवाल आ जाएगा तो आप कांपने लगेंगे ऐसे ही कि अब क्या करूं मैं। तो यदि P/Q बराबर 1:3, Q/R 2, R/S 1/2, S/T 3 और T/U 1/4 है, तो PQR/S/U का होल क्यूब का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो P देखो क्या क्या लिखा है बेटा, P/Q 1:3 लिखा गया है। ठीक है ना, और Q/R जो है ना वो 2:1 लिखा है, और R/S जो है वो 1:2 लिखा गया है, ध्यान समझना। और S/T जो है वो 3:1 लिखा है। अब यहाँ पे जैसे S कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे R 1 है, यहाँ पे R 2:1। ये तो बात ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो Q यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें यही क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए PQR और STU, आप U पे फोकस करिए। ST और भी है ना TU, T/U जो है बेटा वो कितना है, वो 1:4 दे रखा है। अब बताओ T यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है। S/T जो है वो 3:1 है। हाँ ठीक है, सब सही लिख गया, यस। तो बस कुछ करना नहीं है आपको। आप ये देखिए U का मल्टीपल कितना बन रहा है, U का मल्टीपल कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 बन रहा है। अरे भाई STU आएगा, और PQR में कोई ढूंढिए, P को ढूंढिए या Q को ढूंढिए। Q कितना है 3 है। आप यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, ये इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे अगर Q 2 है तो यहाँ Q 3 है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा, हमें इक्वल करना होगा। हाँ, हमें इक्वल करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं यहाँ पे 3 से, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बनेगा, ये 6 होगा और क्या होगा, ये 3 होगा। अब बताइए मुझे, यहाँ पे ये 3 है और आर कितना 1 है, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है एस 6 है और यहाँ 3 है, तो इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा 6:2 हो जाएगा। और यहाँ पे टी कितना है 2 है और टी कितना है 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया। कुछ नहीं करना है, अब आप P इसको मान लो और Q इसको मान लो, तो 6 दूनी 12। ठीक,
PQRS, PQR, और आर कितना है 3 है, 6 दूनी 12 3 36, ठीक है ना। PQR 6 दूनी 12 3 36 सही है। आप कहेंगे यस सर ये क्या हो गया भाई, इसको 2:1, 1:2, 3:1 और 1:4 है, तो PQR ठीक है। हाँ चलो, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि PQR, ध्यान दीजिएगा, P कितना है भाई, आप कहेंगे सर 2 है, ये 6 है, तो ये 3 है, तो 2 गुणे 6 गुणे 3 है, ठीक है ना। देखते जाना, और आगे क्या है, आप STU, तो आप S चाहे जहां सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। S कितना है 6 है, ठीक। T कितना है 2 है, और U कितना है, आप कहेंगे सर 8 है, तो 6 से 6 2 कट जाएगा, और 3 और 8 बच गया, 3 और 8 बच गया। लेकिन आपको ये क्या है, इसका क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 8 क्यूब 8 64 512, ये क्या हुआ इसको 64 8 512। तो मैं क्या कहूंगा कि 8 है 64 512 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। आगे चलते हैं, तो कुछ है नहीं, बस आपको वैल्यूज इक्वल करनी है और डायरेक्ट आपको आंसर बनाना है। कह रहा है कि राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करें। आप चाहे जैसे सवाल कर लो, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में। तो मैं कहता हूं कि राम अगर किसी काम को 8 दिन में करता है, तो रावण जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 45 10 चौक 40, ठीक है ना। कह रहा है अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं, तो 5 4 9 और 9 गुणे 3 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। बचे कितना काम, 40 में 27 काम उन्होंने कर दिया। कितना कर दिया बेटा, 40 में 27 काम उन्होंने कर दिया, ठीक है। बचा कितना काम, तो आप कहेंगे 13 काम बच गया। कितने में से, 40 में से। तो आपसे यही पूछा है ना कि शेष काम कितना है बताओ, तो आप कहेंगे सर 13/40। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक और तरीका इसका बन सकता है कि अगर राम एक काम को 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/8 करेगा, और रावण उसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10 करेगा, और दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो मैं कहूंगा कि जब इनका एलसीएम लूंगा ना, तो आपको पता है कि 8 5 40 और 10 चौक 40, ठीक, और गुणे का 3 है, तो 5 और 9 27। तो आप कहेंगे कि 27/40 काम करेंगे, तो 40 में 27 काम दोनों लोग 3 दिन में कर देंगे, तो बचे कितना, तो आप कहेंगे सर 13/40 काम शेष बचेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मैंने इसलिए इसको नहीं किया कि आप हैबिट में होंगे, क्यों आपके मेथड को मैं चेंज करूं, ठीक है, क्योंकि सवाल यहां भी आसानी से बन जा रहा था, तो क्या दिक्कत थी अलग कोई कंसेप्ट सीखने लगाने की, ठीक है। अर्जुन 8,000 रुपए मूल्य पर एक मोबाइल खरीदता है, और वह अग्रिम राशि के रूप में 3500 रुपए का भुगतान करता है, और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा अदा की गई कुल राशि कितनी। बहुत बढ़िया सवाल है, और आसान भी बहुत है। देखिए कैसे करेंगे। अच्छा देखो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे पहले से, एग्जाम के पहले से मॉक ज्यादा लगा के नहीं जाएंगे, तो ये आप मान लीजिए कि पेपर में सवाल आता हुआ भी गड़बड़ हो जाएगा, या क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जब आप ज्यादा लेबर करके जाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, तभी कॉन्फिडेंस होगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएसआई में बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले करेगा। सबसे अच्छा मार्क्स यही दिला के जाएगा, इस बात की गारंटी है। यही ऐसा एक सब्जेक्ट से 40 से 40 नंबर आप लेकर आएंगे। आप देखिएगा 8,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदता है, और कहता है कि 8,000 में मोबाइल खरीदा, ठीक, और कहता है 3500 रुपए ले लो, नगद भुगतान कर दिया। तो बचा कितना, मेरी बात ध्यान सुनो, तो आप कहेंगे सर 4500 बच गया, ठीक है। लेकिन कह रहा और बाकी भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। मोबाइल फोन के लिए उसे अदा की गई कुल राशि ज्ञात करें। मतलब कहने का है कि 4500 रुपए पर वह 8% की दर से 18 महीने का मतलब हो गया कितना, 18/12 लिख देता हूं, 18/12 लिख दूंगा, इंटू 100, 2 जीरो यहां से कटेगा, ठीक है ना। तो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18 और 2 चौको 8, तो 4 3 12, 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 चौक 48, 2 50 4 54, मतलब 540 रुपए और ब्याज भरेगा। मतलब कहने का है कि उसने 3501 दिया, ठीक,
₹45 एक दिया प्लस ₹540 इस पे ब्याज दे दिया उसने 18 महीने में, ठीक है ना। तो आप जोड़ लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे 000 और 4 5 9, 94 कहीं आ रहा है क्या? 94 कहीं, सॉरी सब जीरो रहेगा, मतलब कि 5 4 9, 90 कहीं आ रहा है क्या? बताओ भाई, 90 कहीं आ रहा है? 540, ठीक है। 4 3 12, 12 25 60 के 0, 12 4 48, 2 50, 4 54, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 आ रहा है, कोई बात नहीं। ओफो, ये 3500 है बेटा। ये कितना है? यहाँ पे ये 3500 है। एक दिया ₹45, आपने एक दिया, और ₹540 एक आपने दिया। इनको जब जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आंसर वही होगा जहाँ पे 40 लास्ट में है। तो आपने ₹8,540 दिया। मतलब कहने का है आप इतना ना कर दे, जब इतना आपने निकाल लिया तो 3500 4500, तो 8,000 तो हो ही गया, ₹540 आपने ब्याज भरा, तो आप यही जाएगा 8,540 हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत आपको कतई भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो सवाल आप जैसे ही आपने देखा, तो 35 बटा 45, 4500 का 18 महीने का 8% उससे क्या निकाले, SI निकाल देंगे, सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं, जिसमें से शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। छुट्टियों से बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या होगी? अच्छा सवाल है। सवाल में कुछ भी नहीं है, पर ध्यान दीजिए आराम से। देखो, जैसे मैं कहता हूं कि 500 लोग हैं, ओरली सवाल बनेगा, लेकिन देखो कैसे, पहले मैं समझा देता हूं। 2 3 डॉट 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 कितने हो जाएंगे? 500 लोग। 500 लोग हैं, उनकी औसत उम्र कितनी? 30 वर्ष। मतलब आप ये कहेंगे कि सबकी 30 30 30 30 30 है। मेरी बात ध्यान समझना। कह रहा है कि 125 लोग चले गए, चलो ठीक है, 125 लोग चले गए। अगर 125 लोग गए और उनका वेट 30 किलोग्राम होता, तो 325 या 75, 375 और क्या करता, जीरो लगाता, मतलब 3750 क्या होते? हाँ, 30 वर्ष। उन सभी का 125 लोगों का जो औसत 30 वर्ष था, तो उनका टोटल हो जाता 3750 वर्ष। इसका मतलब है कि अगर इतना होता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके जाने से औसत में वृद्धि हुई। क्या कह रहा है कि बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। 125 चले गए 500 में से, तो बताओ बचे कितने? तो आप कहेंगे कि 325 बच गए। इस 325 में 2 की वृद्धि हो गई है ना, तो आप कहेंगे 375 बच गए, ठीक। 2 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि जितना इनके टोटल सम था 125 का, वो इतना कम था, तभी तो वृद्धि हुई औसत से। तो मैं कहूंगा कि 375 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यहीं से मैं अगर 3750, इसका मतलब इतने होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सबकी जो 125 लोग गए हैं, उनकी आय का सम अगर 3750 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कम कितने हैं? वो 750 क्या है? कम है बेटा। इसका मतलब है कि उनकी आय का जो योग है 125 लोगों का, वो 3000 है, आय का योग, एज का। तो यहां पे मैं कट करूंगा, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 40 हो जाएगा, और 3 रहेगा ही रहेगा गुणा में, ठीक। और 5 अठे 40 हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24 वर्ष आ जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ये बात आप समझ गए, मतलब कहने का है कि किसी भी, अगर ये 125 लोग जाने के बाद उस औसत में कोई चेंज नहीं आता, तो मैं कह देता कि उन लोगों का जो वेट था, उन वेट का सम जो था, मतलब सॉरी एज का जो सम था, वो 3750 था, लेकिन उनके जाने से बढ़ गया। इसका मतलब वो औसत से कम थे। कितना कम थे? 750 कम थे, 750 घटा दिया। इसका मतलब वास्तव में उनके वेट जो था वो 3000 था 125 लोगों का। 125 का औसत निकाल लिया, इसका मतलब 24 वर्ष जो थी, 24 वर्ष उनकी एज थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। पी क्यू आर एस और टी 5 अभाज्य संख्याएं हैं, औसत नहीं क्रमानुसार हूं, इन संख्याओं का योग 265 है। यह भी दिया गया है कि पी क्यू आर, पी लेस देन क्यू लेस देन आर लेस देन एस लेस देन टी, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन है? टी है। तो पी की पावर 5 का मान क्या होगा? ये तो अगर आप मैनुअली लगाओगे तो बहुत लेंदी सवाल चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब है पी कोई संख्या होगी ना, कोई नंबर होगा। क्या होगा बेटा? कोई नंबर होगा, उसकी पावर 5 किया जाएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है? अगर मैं ले लूं कि 2 की पावर 5 करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, आप कहेंगे सर 32 हो गया। ठीक है ना, 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। क्योंकि इसने कहा है कि
ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इसके बाद 3 ले लूँ तो 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, जो कि ऑप्शन में है नहीं, मुझे पहले ही मिल गया 32 है, तो मैं कह दूंगा पी का मान क्या होगा, 32 है। कितना, तो p की पावर 5 का मान कितना होगा, 32 होगा। तो p का मान कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ भाई हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे करोगे आप कहोगे सर आगे नंबर, अरे आगे 3 ही जैसे मैंने लिया वो 243 हो गया, मतलब ऐसा छोटा नंबर है, कोई है ही नहीं है कि मतलब कोई संख्या अभाज्य संख्या जिसकी पावर 5 करें और इसमें से कोई ऑप्शन आ जाए। तो एक ही अभाज्य संख्या थी जो 2 उसकी पावर 5 करें तो 32 मिल जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा बेला ने 1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेबी को बेची होगा। टेडी ने 10% नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया। अगर बेनी उस मूल्य पर वह टेडी से खरीदती है तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आप मेरी बात समझिए, मतलब 1450 रुपए की एक चीज है, अभी सब भूल जाओ, 1450 की एक चीज है, पहले 10% अधिक पे बेची गई, फिर बेटा इसमें वैल्यू चेंज होगी। मतलब कहने का है कि फिर से क्या हुआ, 10% लॉस तो बेच दी गई। तो ओवरऑल क्या होगा, पहले 10% कोई सी संख्या में पहले 10% बढ़ाया गया, फिर घटाया गया, तो सक्सेसिव लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। तो 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कैंसिल हो, तो 2 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1% क्या होगा, वो हानि हो जाएगी। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या किसी को। तो 1% यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 की बात करें बेटा, तो कह रहा है कि टीना ने 30,000 रुपए में एक मूल का मोबाइल खरीदा, वह 20% नुकसान पर तान्या को बेचती है। तो 30,000 की मोबाइल 20% लॉस पर, इसका मतलब 80% पर बेचा, और यही क्या होगा, तान्या के लिए सीपी हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से कट करेंगे और 3 अठे क्या हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। तो 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, अब इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, आप ये समझिए 5 अंकों की संख्या बनाना है। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आप ये जानते हैं कि 0 से 9 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे सर 10 संख्या होंगी। तो आप 5 अंकों की संख्या बनाएंगे तो यहां अगर 0 रख देंगे तो संख्या 4 अंक की बनेगी। इसका मतलब 10 में जो 10 संख्या है उसमें से 9 कोई रख सकते हैं। तो कितनी, 9 तरीके से रख सकते हैं। और एक आपने रख दिया, अब आप 0 रख सकते हैं। तो फिर एक आपने रख दिया, कह रहा है कि दोहराया ना जाए इसका। ठीक है, एक रख दिया तो बचा कितना, 9 बची। अब यहां भी 9 तरीके से रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। आप इनको गुणा मत करिए, देखिए सबके नंबर के यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। 9 9 81 के 1, और 8 1 कम 8, और 8 से 56 के 6, और 6 4 36 के 6। तो मैं कहूंगा कि आंसर वही होगा बेटा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई ठीक है ना। मतलब कहने का है कि 0 से 9 तक 10 संख्याएं टोटल हैं। कितनी हैं, 10 संख्याएं टोटल हैं। इस 10 में से किसी एक संख्या को आपको क्या करना है, चुनना है, किसी एक को। लेकिन आप 0 नहीं रख सकते पहले, क्यों, 0 रखेंगे तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब 9 में से कोई संख्या रख सकते हैं। एक आपने रख दिया, दोहराना नहीं है। फिर आप 10 में से एक रख दिए तो बचा कितनी संख्या है, 9 संख्या है। 9 में से फिर आप कोई भी रख सकते हैं। तो मतलब यहां पे चुनने के तरीके 9 होंगे, यहां भी 9 होंगे, फिर क्या होगा, 8 7 6 हो जाएगा। तो 5 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इतने तरीके से बनाया रखा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो संख्याएं देखो 0 से 9 तक 10 बनेंगी, और 10 में से आपको यहां पे आप 0 नहीं रख सकते। 5 अंकों की संख्या बनाना, 0 रखेंगे इसका मतलब संख्याएं कितनी होंगी, 9 बनेगी। इसका मतलब 9 तरीके हैं संख्याओं को रखने के। अब आपने चूंकि दोहराना नहीं है तो 10 संख्याओं में से आपने एक रख दिया, अब आप यहां 0 रख सकते हैं। इसका मतलब 0 को इंक्लूड करेंगे। अब तो कितना होगा, यहां भी 9 तरीके होंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, 6 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि 6% का कितना परसेंट 5% है। ठीक है ना, अब आप यहां में देखिए, मैंने ये कह दिया, मान लिया कि x%, 6% का कितना परसेंट, मैंने कहा x%। ये मैंने मान लिया कि x% 5% है। तो 6% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का मतलब मल्टीप्लाई x% जो है बेटा वो 5% है। ठीक है, तो हमसे पूछा है x% की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो मैं 6% को यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6/100 लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे x% को मैं x% ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे परसेंट में आंसर लाना है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है। ठीक, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 500/500
6 और किस में आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। तो x परसेंट की जो मैंने माना था जो वैल्यू होगी तो 6 × 48, इसका मतलब आंसर वही होगा जो 8 मतलब कि 6 × 48, ठीक, 2 50 6 3 18, तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पूरा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ऑप्शन इतनी दूर दूर हैं, ठीक है ना, ये 75 60, तो आप यहां तो जैसे 8 है तो पता चल गया, आगे 3 भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात जो है क्रमशः 8:7 है, ठीक है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच अंतर क्या है ये बताना है। तो ये तो ओरल सवाल बनेगा आपके लिए। जैसे कह रहा है कि कलाम और वेंकट दो हैं, उनकी उम्र का जो अनुपात है ना वो 8:7 है। तो आप मेरी बात समझिए, जैसे दो व्यक्ति कोई हैं, अगर हम हैं और कोई एक व्यक्ति और है, अगर हमारे उसके बीच में अगर उम्र का जो गैप है, अगर आज 5 साल है तो 10 साल बाद भी 5 साल का ही गैप रहेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है एज के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये कलाम है, क्या है, ये कलाम है और ये कौन है बेटा, ये वेंकट है। इनकी उम्र का जो अनुपात है ना वो 8:7 है। 20 वर्षों बाद, अभी बताओ मुझे कितना गैप है। अगर यूनिट बात करें तो हम कहेंगे कि चूंकि रेशियो में है तो एग्जैक्ट तो हम कहेंगे, हम कह देंगे कि इनके जो एज का जो गैप है ना वो 1 यूनिट का है, लेकिन 20 वर्ष बाद भी इनका जो अनुपात होगा वो 13:12 है। तो मैंने तो अभी आपको बताया कि 20 वर्ष बाद हो या 50 वर्ष बाद हो, उनकी एज का अनुपात उतना ही, मतलब अंतर उतना ही रहेगा जितना आज है। तो जब 13:12 है तो बताओ कितना अंतर है, 1 यूनिट का। यहाँ भी 1 पहले भी था, बस इसीलिए सवाल ओरल हो गया। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितनी है बेटा, 20 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 20 के। तो आपसे यहाँ पूछा है कि 8 से 13 और 7 से 12 मतलब क्या हो जाएगा कि 5 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जो 5 यूनिट की वैल्यू है ना वो कितने के बराबर है सर, 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 के। तो आपसे पूछा है कि उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है, हमें वही निकाला था। अंतर कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 यहाँ भी है। तो सो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रेन है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है। जब भी कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे पोल है, कोई पेड़ है या किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब दोनों, मतलब कहने का ट्रेन और आदमी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी उनका क्या हो जाएगा, उनका डिफरेंस ले लिया जाएगा। इसका मतलब अगर ट्रेन की जो चाल है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो अगर मैं कह दूं स्पीड ऑफ मैन मतलब आदमी की चाल और ट्रेन की चाल, तो यहाँ तो आपको दे रखा है कि आदमी की जो चाल है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान समझिएगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ट्रेन की चाल ही हमसे पूछा गया है। तो मैं अगर मान लूँ इसको कि अगर वो x किलोमीटर पर आवर है तो जो इनके रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, क्योंकि दूरी कितनी तय करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी, 250 है। तो मैं जानता हूं क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना मतलब कवर करेंगे, 250 मीटर, और स्पीड यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है। तो इस स्पीड को हमें क्या करना, चूंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में लाना होगा। तो 10 को मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे कह दूंगा 2 पंचे 10 और 2 9 18। तो मैं कह सकता हूँ कि 25 बटे कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। 25/9 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये किसकी चाल है, तो हम कहेंगे कि ये आदमी की चाल है। आपने क्या माना है कि ट्रेन की चाल, चूंकि अगर ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है इसका मतलब है ट्रेन की चाल आदमी से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे जब रिलेटिव स्पीड लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि x माइनस 25/9। अगर यहीं पे आदमी क्रॉस कर रहा होता ट्रेन को तो मैं हमेशा ज्यादा से कम घटाया जाता है, ठीक है। तो हम 25/9 माइनस x कर देते। कितना टाइम लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25/2 आ जाएगा। और इसकी बात करूंगा तो ये प्लस होगा, इधर आ जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर की कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यही मुझे x निकालना है, वो भी किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन यहाँ पे x आएगा किस में, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो लास्ट में हम 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 18 आएगा। और इसको करेंगे तो 25 25 में यह कितना हो जाएगा, 225। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू आ गई वो 275/18। ये क्या आई, ये ट्रेन की चाल किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको आंसर लाना किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप 18/5 से इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और 25
और 227 फिर 25 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रेन की चाल है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहीं पे आप क्या करते, इस किलोमीटर पर आवर को नहीं करते, इसको एक्स मानते, तो इसको मुझे फिर क्या करना पड़ता, आवर में चेंज करना पड़ता, और इधर मीटर था तो इसको भी मुझे किलोमीटर में लाना पड़ता। तो एक ही से काम चल गया, इसलिए मैंने सारा मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, कई सारे तरीके हैं। जैसे आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, सिंपल फ्रैक्शन में लिख के करो, लेकिन देखिए कैसे करेंगे। अगर 3 से 1/2 प्लस 4 से 1/4 प्लस 6 से 1/6 प्लस x बराबर 60/2 है, तो x का मान निकालना है। जब x का मान निकालेंगे तो मुझे पता है कि 2 30 क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 1 7। अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, देखो ये आप इसको क्या करो ना, 4 3 7 और 7 6 13, तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि 13 हो जाएगा। ठीक है ना बात, यहाँ पे 1/2 है और ये क्या है बेटा 1/4 है और ये क्या है 1/6 है, प्लस का x है। तो हम यहाँ पे, हालांकि ये बात तो हम मन में भी कर सकते थे, अरे भाई ये 13 और 30 का डिफरेंस ले तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर ये 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 6 12 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, 6 2 12 और नीचे क्या बनेगा 12 और प्लस का क्या होगा x हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 9 2 11/12 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 17 माइनस 6 3 9 2 11 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, हमें यही x का मान निकालना है, तो मतलब आंसर तो वही होगा जिसकी वैल्यू नीचे जो है, मतलब कि हर में 12 आ रही है, क्योंकि ऑप्शन में सारे हैं। हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट मैच करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि 7 2 4 में से एक गया, क्या हो जाएगा 3। मैं तो कहता हूं कि आंसर वही होगा जिसकी यूनिट डिजिट 3 आएगी। तो आप देखिए 3 ऑप्शन हो गए, मुझे अब करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा 12 से 84 के 4 हासिल 8 और 12 कम 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 204 माइनस 11 क्या हो गया, 12 हो गया। और 204 में से 11 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे, हाँ 0 में से 10 में से एक गया, क्या हो गया 9 हो गया। 193 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे तीनों के यूनिट सेम नहीं होती तो हम ऑप्शन से ही कर ले जाते। क्लियर है बात। अगर यहीं पे अगर इसको करते आप 2 3 6 1 7/2, बड़ा हो जाता, फिर आप एलसीएम लेते, एलसीएम से फिर मल्टीप्लाई करते तो लेंथी हो जाता। ऐसे क्या हुआ, नंबर छोटा, कैलकुलेशन जब भी आप गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो कंप्लीशन में कभी भी कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, उसको बाई पार्ट करते हैं, मतलब उसको ब्रेक करते रहते हैं। उससे क्या होगा, हमें कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। करा है कि नल ए एक टैंक को 40 घंटों में भर सकता है। ठीक है, और नल बी उसी टैंक को 50 घंटे में भरता है। टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर एक नल ए है, टैब है, और एक दूसरा जो टैब है वो बी है। ठीक है ना, और इसकी जो भरने की क्षमताएं हैं वो 40 घंटे में पूरी टंकी को फुल कर देगा, और ये वाला क्या करेगा, 50 घंटे में फिल कर देगा। ठीक है, मैं अगर पूछूं कि टैंक की क्षमता कितनी है, तो दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो टैंक की इफिशियंसी आ जाएगी। तो मैं कहूंगा कि 40 और 50 का 200 आ जाएगा। इसका मतलब 4 पंचे 20 और 5 चौक 20। इसका मतलब ये हो गया कि टैंक मतलब टैब जो ए है, जो टैब ए है वो 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, और बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। सवाल में क्या कहा है कि टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि टैंक 25 घंटे में भर जाए। इसका मतलब टैंक बंद, मतलब कि टैप बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी, वो ए की बात कर रहा है ना। टैंक को भरने के लिए कितनी देर बाद ए को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बी ने काम किया है, और 25 घंटे भरने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि टैब बी जो है वो 25 घंटे तो पक्का है काम करेगा। इसका मतलब 25 घंटे में 100 यूनिट वो क्या करेगा, टैंक को भरेगा। तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये हो गया सिर्फ और सिर्फ बी जो है 100 यूनिट भरेगा, बाकी का जो बचा है ना वो कौन भरेगा, ए भरेगा। तो बचा कितना, 100। इसी 100 यूनिट को भरकर ए क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि क्षमता कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20। तो इसका मतलब है कि 20 घंटे बाद अगर टैब ए को बंद कर दिया जाए, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, अगर 20 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो हमारा नल 25 घंटे में, हमारी टंकी जो है 25 घंटे में पूर्णतः बंद हो जाएगी, मतलब भर जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो यहां पे हम फोकस किस पे करेंगे कि जो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 की बात करेंगे तो एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। यदि बिक्री मूल्य को 4% से कम हो जाता है
मतलब 750 में जो बेच रहा है ना, वो अपने आप में जो भी चीज़ भी है अपने आप में 100% अभी है, इतना मानो। ठीक है, अब कहता है कि 4% कम में बेचो मुनाफे में, तो मुनाफे में कितने परसेंट की कमी आएगी, मुनाफे में कितने परसेंट कमी आएगी। तो पहले तो ये पता करो कि वास्तव में उस वस्तु की कीमत कितनी थी। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर 725 में बेचा गया, 25% का मुनाफा हुआ, तो हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु की सीपी 100% होती है, तो 100 से ऊपर होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि 750 जो है ना, वो 125% की वैल्यू है। ठीक है, 750 जो है 125% की वैल्यू है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की सीपी वही कहलाएगी। इसका मतलब ये कहेंगे 25 पंजे 125, ठीक है, और 25 चौका 100, और यहाँ पे 5 15 75 150, तो मैं कहूँगा वस्तु की जो सीपी है बेटा वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 600 है। क्लियर है बात। इसी 750 को अगर 4% कम में बेचा जाए, इसका मतलब है वो 96% में वस्तु बेची जाए, तो मैं बताओ कि कितना उसका जो है प्रॉफिट में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो भैया यहाँ पे आप ये कहेंगे कि 5 दूना 10 और 5 15 75, 2 48 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसका मतलब 15 8 120 के शून्य हासिल 12, और 15 चौको 60, और 12 कितना हो जाएगा, 72। मतलब कहने का है कि पहले उसको प्रॉफिट कितना था, जरा मुझे बताओ। 600 रुपए की चीज थी, तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा था, 750 बेच के उसको 150 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अभी कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 120 का हो रहा है। तो कितने की कमी आ गई प्रॉफिट में, तो आप कहेंगे सर 30 की कमी आ गई। कितने से, 150 से। यही आपसे पूछा है, वो भी किसने पूछा, परसेंट में वैल्यू पूछी गई है। तो 150 से कितनी कमी आई, तो आप कहेंगे सर 30 की कमी आ गई। परसेंट में वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे 3 5 15 और 5 20 क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब कहने का है कि 600 रुपए की चीज थी, 750 रुपए में बेचता था, तो 25% का प्रॉफिट होता था। जब उसने 4% कम में बेचा, तो 720 का बेचने लगा, तो 30 रुपए कम में उसका मतलब नुकसान होगा, अब ये कह सकते हो। ठीक है ना? तो इसका मतलब पहले 150 का था, अभी 30 की कमी आ गई, तो परसेंट के लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 और 5 20 100। इसका मतलब ये है कि उसके मुनाफे में वास्तव में 20% की कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? ठीक है, आप जानते हैं कि जो साइकिल का पहिया है ना, वो जब एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर लगाएगा। तो मैं कहूंगा कि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है ना, 2 पाई आर, इतनी दूरी एक चक्कर में लगाएगा। और मैं कहता हूं कि कितनी बार घूमेगा, तो 500 बार घूमेगा, तो इतनी दूरी तय करेगा। वो कह रहा है कि मीटर में बताओ, तो मैं कहूंगा कि 1000 मीटर। आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे मेरी? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, हमसे यही पूछा गया, तो 2 गुणे, ठीक है ना। वैसे तो मैं ये कह दूंगा कि 500 दूना कितना होता है, 1000 होता है, ये कट गया। ठीक है ना, 1000, एक क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। और इसको मैं लिखूंगा तो क्या कहूंगा कि 22/7, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि मीटर में है ना, तो हम सेंटीमीटर में लाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू जो होगी बेटा, वो 700 बटे कितना हो जाएगी, 22 आ जाएगी। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, 22 तियां 66, आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 22 तियां क्या हो जाएगा, 66, देखो, ठीक, 66 470। ठीक है ना, तो हाँ, तो 22 दूना 44 होता है, एक बार जाएगा। ठीक है ना, 22 एकम 22, ठीक, और कितना बचेगा, 18, तो 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतनी ही बात थी, सवाल में कुछ था नहीं भाई। 2 पाई आर एक चक्कर हुआ, 500 चक्कर लगाएगा तो 1000 मीटर जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर। हमने क्या किया, 1 मीटर आ गया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में आ रहा था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। ये 17 के प्रीवियस ईयर पूछे सवाल हैं। बताओ भाई, मजा आया कि नहीं आया? सवाल बढ़िया है ना? आगे चलते हैं कि शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, जिसमें 40% शराब और 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। हाँ, 40% शराब है, 10% शराब, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। किसका? पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। आप मुझे बताइए कि अगर शराब और पानी के 50 लीटर के घोल में 40% शराब है, ठीक है बात, तो हम कहेंगे कि जो पानी है ना, वो कितना है, आप मुझे बताओ। पानी और शराब, ध्यान देना, पानी और शराब, तो 40% शराब है, तो 60% ही हो जाएगा। तो 4 मतलब कि 20 दूना 40, 20 23 60, इनमें 2 3 अनुपात 2 का है,
तो 5 10 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये पानी 30 है और शराब कितना है 20 है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे नहीं सर, मैं ये जानता हूँ कि 50 लीटर मिश्रण था, आपने 10 लीटर क्या मिलाया, शराब मिलाई, तो कितना हो गया मिक्सचर 60 हो गया। आपको पता है कि आप जब शराब मिलाएंगे शराब में चेंज आएगा, पानी में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब पानी भी पहले कितना था 30 था, उतना पानी अब भी रहेगा। तो परसेंट में जब निकालेंगे बेटा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूना 60 और 2 50 100। सो ऑप्शन पानी की मात्रा का परसेंट जो होगा 50% आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये बात आप ओरली भी कर सकते थे। बताओ भाई, ऐसे सवाल आपके प्रीवियस 2017 में पूछे गए हैं। ये कह सकता हूँ कि बहुत हार्ड भी नहीं थे अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि 2.56 प्लस 3.61 इंटू 24.01 का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा, 16 का स्क्वायर, मतलब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1.6 आ जाएगा। ये कितने का है तो आप कहेंगे 19 का है तो 1.9 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 2401 है, 4 चौक 16 50 25, तो मतलब कितना हो जाएगा 49 का आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4.9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 9 81 के 1, ठीक है, और 6 1 7। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये 1.6 लिखा ना है दो, और 19 9 171 के 1 हासिल 17, 19 चौक 76, क्या 76 और 17, 7 6 13 के 3, 7 1 8 1 9। ठीक है ना, 19 9 171 के 1, 19 चौक 76, 76 और 17 कितना हो जाएगा 93 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट यहाँ लगेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे कि 9.91, 9.91 आ जाएगा, 9.91। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाइएगा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।